जय हिंद दोस्तों। आज 25 जून 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। दोस्तों 25 जून ही वो दिन है जिस दिन पूरे भारत में आपातकाल की घोषणा किया गया था या आपातकाल लगाया गया था। 25 जून 1975 को, आज से तकरीबन 47 वर्ष पहले आपातकाल लगाया गया था। इसलिए आपको कई सारा एडिटोरियल मिल जाएगा जो आपातकाल को लेकर के एडिटोरियल पेपर में आया हुआ। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। इस न्यूज़ को एक बार देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अब इसका रहा नहीं है। 2002 में गुजरात दंगा हुआ था और अभी के समय में देश के जो प्रधानमंत्री हैं उस समय में गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो उस पर आरोप लगा था कि गुजरात दंगा में उनकी भूमिका हो सकती है। पहले एसआईटी ने उन्हें क्लीन चिट दिया और अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो एसआईटी ने जो क्लीन चिट दिया उस पर मोहर लगा दिया। तो अब इसकी कोई महत्व वैसे रहता नहीं है। जब एसआईटी क्लीन चिट दे रही है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय क्लीन चिट दे रही है, तो वैसी स्थिति में उस व्यक्ति पे आरोप लगाना है कि उनकी भूमिका हो सकती है, ये अपने आप में गलत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हम सभी को मानना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू ने भरा पर्चा, पीएम भी बने प्रस्तावक। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। क्या राष्ट्रपति के चुनाव में सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से विधायक के चुनाव में कई लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उसी तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उसका रीज़न है कि राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए आपको। और ये प्रस्तावक और अनुमोदक कौन होंगे? 50 प्रस्तावक मिनिमम में बात कर रहा हूँ और 50 अनुमोदक। ये प्रस्तावक और अनुमोदक कौन होंगे? जो राष्ट्रपति को वोट दे सकते हैं। और राष्ट्रपति को वोट कौन देंगे? तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही उन्हें वोट देंगे। यानी एमएलए और एमपी ही उन्हें वोट देंगे। तो कुल मिला के एक व्यक्ति जिनके पास 100 एमएलए या एमपी का समर्थन होगा वही राष्ट्रपति की उम्मीदवारी में खड़ा हो सकता है। तो सभी राष्ट्रपति की उम्मीदवारी में खड़ा भी नहीं हो सकते हैं। उसका रीज़न यही है। तो 50 जो प्रस्तावक जो बने हैं यहाँ पे, उनमें एक माननीय प्रधानमंत्री जी भी द्रौपदी मुर्मू की प्रस्तावक बनी है। बहरहाल देखिए ये चर्चा में रहेगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा लक्ष्मीकांत के बुक से। उद्धव ठाकरे त्यागपत्र नहीं देंगे, सदन का करेंगे सामना। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अभी के समय में सदन का जो सामना करेंगे तो राज्यपाल की भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इसी तरह से स्पीकर की भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और किसी को मत अगर मान लीजिए नहीं मिलता, पूरा कंप्लीट मत नहीं मिलता है या मेजोरिटी अगर नहीं मिलता है, तो वैसी स्थिति में राज्यपाल की भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाती है और स्पीकर की भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस पर अगर आप देखिएगा तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसआर बोमई वाद 1994 में कुछ लैंडमार्क जजमेंट दिया था। उस जजमेंट और को भी जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो ये सब बेसिक है, जो इस तरह की घटना जब होती है तब ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। यद्यपि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बैकग्राउंड जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इस तरह का घटना कहीं भी होगा, अगर ये महाराष्ट्र की जगह उत्तराखंड में होगा या बिहार में होगा तो भी ये इम्पॉर्टेंट होगा। भारत में टीकाकरण ने बचाई 42 लाख लोगों की जान। तो ये एक रिपोर्ट है लेंसेट पत्रिका की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को आप लोग लिख लीजिएगा। कभी आपको मेंस लिखना हो या इंटरव्यू वगैरह में आप इसे कोट कर सकते हैं कि लेंसेट पत्रिका के अनुसार 42 लाख लोगों की टीकाकरण के कारण भारत में जान बची है। देखिए कल भी कुछ इम्पोर्टेंट लोगों की नियुक्ति हुई थी और आज भी इम्पोर्टेंट लोगों की नियुक्ति हो रही है। तो श्री परमेश्वर अय्यर जी नीति आयोग के नए सीईओ बनने वाले हैं। अमिताभ कांत जी जो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं, वो 30 जून को रिटायर कर रहे हैं।
इसी तरह से नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी चेंज हुए हैं। कमेंट करके हमें बताइएगा कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन है। पहले राजीव कुमार थे, अब नए उपाध्यक्ष आए हैं, तो उनका नाम कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से तपन कुमार डेका, ये जो दिख रहा है तपन कुमार डेका, ये भी एक नए पद पे जाने वाले हैं और ये बेसिकली आईबी के डायरेक्टर बनने वाले हैं या आईबी के महानिदेशक ये बनने वाले हैं, और सॉरी आईबी के निदेशक ये बनने वाले हैं। तो आईबी के निदेशक बनने वाले हैं तपन कुमार डेका और नीति आयोग के सीईओ बनने वाले हैं परमेश्वर अय्यर। ये महत्वपूर्ण नियुक्ति है और इस नियुक्ति से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेट पीसीएस में, बीपीएससी वगैरह में तो निश्चित तौर पे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला भारत के बगैर संभव नहीं है। देखिए G7 में भारत को बुलाया जा रहा है, लगातार मैं देख रहा हूँ 3-4 साल से 5 साल से लगातार बुलाया जा रहा है। तो G7 मिलकर के वैश्विक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती हैं और वैश्विक समस्याओं के समाधान भारत के बगैर पूरा नहीं हो सकता है, यही कहना है इस आर्टिकल का। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर G7 देश क्या है। क्योंकि G7 की मीटिंग होने वाली है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर G7 कंट्री क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या कार्य है। G7 में बेसिकली विश्व की 7 विकसित देश शामिल हैं, जिसमें है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। तो इसको याद रख लीजिएगा। इस पॉइंट से भी क्वेश्चन कई बार आपको ट्रैप करने के लिए दे देगा कि G7 में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो यूएसए है, कनाडा 2 देश ऊपर का हो गया, जापान एक तीसरा हो गया और उसके बाद जो रेस्ट देश है वो है आपको यूरोप का, जिसमें यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली, ये 4 देश यूरोप के हैं, 2 देश उत्तरी अमेरिका के हैं और 1 देश जो है एशिया का है वो है जापान। G7 की उत्पत्ति 1973 में तेल संकट के मद्देनजर फ्रांस, जर्मनी, यूएस, ब्रिटेन और जापान, ये 5 देश के समूह के वित्त मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक के दौरान हुई थी। तो 1973 में तेल संकट आया था, खाड़ी संकट जिसको हम कहते हैं। उसके बाद तेल की क्राइसिस क्रिएट हुई थी और उसके बाद ये 5 देश मिले थे और मिल करके इन्होंने चर्चा किया था कि हम एक संगठन बनाएंगे जो ऊर्जा समस्या के निदान करेंगे। तो इस रूप में G7 की स्थापना हुई थी। 1975 में शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा वैश्विक मुद्दे पर चर्चा के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में ये शुरू किया गया। इसके तहत वैश्विक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति जैसे साझा हित के मुद्दे पे चर्चा की गई और इसके बाद ये वार्षिक स्तर पे शुरू हुआ। कनाडा वर्ष 1976 में और यूरोपीय संघ 1977 में इस समूह से भाग ले रहे हैं। 1998 में रूस इस समूह में शामिल होने के बाद ये समूह G8 बन गया। तो देखिए 1976 में कनाडा इसमें शामिल हुआ, 1977 में यूरोपीय यूनियन एज ए समूह इसमें शामिल होता है। 1998 में रूस इसमें शामिल हुआ, लेकिन क्रीमिया के जो क्राइसिस हुआ था, जो क्रीमिया यूक्रेन का बेसिकली पार्ट था और यूक्रेन का पार्ट था क्रीमिया, 2014 में क्रीमिया को रूस ने अधिग्रहण कर लिया, रूस ने उस पर कब्जा कर लिया 2014 में। तो उसके बाद G8 से उसे बाहर कर दिया गया, रूस को बाहर कर दिया गया और फिर अब वर्तमान में हमारे पास G7 ही है। तो पहले भी G7 था, वर्तमान में भी G7 है। रूस 1998 से 2014 तक इसका सदस्य रहा है। फिर क्रीमिया को अधिग्रहण जो किया उसके बाद इसको बाहर निकाल दिया गया। 47G समिट हुआ था आपको यूके में, ब्रिटेन में हुआ था, जिसमें गए थे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, वहाँ पे गए हुए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। और अभी 48G समिट हो रहा है जो जर्मनी में हो रहा है। अब देखते हैं इस पर क्या आउटपुट आएगा, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। श्रीलंका को मदद के लिए विदेशी नेताओं से बात करेंगे मोदी। ई पासपोर्ट सेवा शुरू करेगी भारत सरकार। 24 तारीख कल था और 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जाता है। इसी अवसर पे विदेश मंत्रालय का कहना है कि ई पासपोर्ट सेवा भारत सरकार शुरू करने वाली है। निश्चित तौर पे इसको एक सकारात्मक कदम के रूप में हम लोग देख सकते हैं।
देखिए, समान नागरिक संहिता को लेकर के चर्चा है, तो इसका बेसिक कई बार हमने डिस्कस किया है कि समान नागरिक संहिता क्या होता है कि भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का जिक्र है। समान नागरिक संहिता का मतलब ये हुआ कि उत्तराधिकार का कानून, विवाह का कानून, तलाक का कानून, बच्चों के संरक्षण, गुजारा भत्ता, ये सब कानून हर एक धर्म के लिए अलग अलग है। भारत में हिंदू के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है, सिख के लिए अलग है, ईसाई के लिए अलग है। ये सब कानून एक होना चाहिए, इसी को कहा गया समान नागरिक संहिता। उत्तराधिकार का कानून जो सबके लिए सेम हो, विवाह का कानून सेम हो, तलाक का कानून सेम हो, बच्चों का संरक्षण का कानून सेम हो, गुजारा भत्ता सेम हो, ये सब कानून सभी के लिए सेम होना चाहिए, इसी को कहा गया है समान नागरिक संहिता। यद्यपि इसके पक्ष में भी बहुत सारे पॉइंट हैं, विपक्ष में भी बहुत सारे पॉइंट हैं, तो आपके पास पक्ष और विपक्ष में कुछ पॉइंट होना चाहिए। मैं डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्यों समान नागरिक संहिता जरूरी है और क्यों ये नहीं आना चाहिए, दोनों के बारे में कुछ ना कुछ पॉइंट आपके पास होना चाहिए, ताकि इसके समर्थन में भी आप बोल सकें, इसके नेगेटिव में भी बोल सकें। हाँ, कंक्लूजन हमेशा सकारात्मक रखिए। कंक्लूजन ये रख सकते हैं कि जो अभी इस तरह की, जैसे उत्तराखंड में सरकार ने कहा है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी, तो ऐसी कंडीशन में सरकार का आपको विरोध नहीं करना है। सरकार ने एक समिति बनाया है, रंजना प्रकाश देसाई समिति। रंजना प्रकाश देसाई समिति बेसिकली ये जांच करेगी कि किस तरह से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है। लोगों से बातचीत करेगी, एक यूनिफॉर्म कंसेंसस पैदा करेगी, आम सहमति पैदा करने का कोशिश करेगी, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, कंक्लूजन एक पॉजिटिव संदर्भ में रखिए। कंक्लूजन में आप कह सकते हैं कि सरकार जितने भी समुदाय, जितने भी धार्मिक समुदाय है, सभी धार्मिक समुदाय की समस्याओं का निराकरण करते हुए इसे लागू कर सकती है। चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है, शाहबानो केस में, और शाहबानो केस 1985 में हुआ था राजीव गांधी के समय, और सायरा बानो केस 2017 में हुआ था जिसमें ट्रिपल तलाक कानून आया था। तो दोनों ही केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह चुकी है कि आर्टिकल 44 मृत हो चुका है, इसको लागू करने की आवश्यकता है। पूर्वी लद्दाख में सेना की क्षमता को धार देने पहुंचा IPMV, इसको कहते हैं इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल। ये जो व्हीकल है, ये व्हीकल पहुंच चुका है कहाँ पे, पूर्वी लद्दाख में। तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए, ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे लिखे हैं विवेक कारजू ने। कुछ इन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कहा है कि क्यों इंपॉर्टेंट है सार्थक संवाद। सार्थक संवाद इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यूनिफॉर्म कंसेंसस पैदा हो, राजनीतिक सहमति पैदा हो। और इसको पढ़िएगा, एक तो एडिटोरियल को पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट इसका नहीं है, लेकिन टॉपिक बहुत मज़ेदार है ये। जब पाकिस्तान के साथ हमारी वार हो रही थी कारगिल समय में, उसके बाद भी इस तरह का था कि हम जो है एक आम सहमति हम लोग पैदा करें, यानी जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, देश हित के मुद्दे पर लगभग सभी समान होते हैं। तो सभी को बैठा करके कि सरकार के क्या प्लान है वो चर्चा करना, ये भारत में होता रहा। कि मान लीजिए आज के समय में हमें, जैसे गलवान घाटी का इंसिडेंट हुआ था, तो गलवान घाटी के इंसिडेंट के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितने भी नेता थे सबको बुलाया था, और सबको बुला करके जो है आम सहमति बुलाने की चेष्टा किया था या प्रयास किया था। नॉर्मली राष्ट्रवाद के मुद्दे पे, नॉर्मली जो है देश, नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे सभी पार्टी सरकार का समर्थन करती है, चाहे सरकार कोई भी हो। तो इसी तरह का सरकार को काम करना चाहिए था किसान मुद्दे पे, और इसी तरह का काम करना चाहिए था सरकार को अग्निवीर पे। सरकार में सहमति इसको लेकर के बनी है, सरकार में सहमति इन द सेंस कि सरकार में भी सहमति बनी है और सेना में भी सहमति बनी है। लेकिन सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या सरकार और सेना में सहमति बने तो राजनीतिक सहमति इसमें बनी थी? क्या केंद्र की जो सत्ताधारी पार्टी है, वो जितने भी विपक्षी पार्टी है, सभी को मिला करके बातचीत किया था? किसान आंदोलन में भी वो बातचीत नहीं किए थे,
और इसी तरह से उन्होंने अग्निवीर योजना में भी बातचीत नहीं किए थे, जिसके कारण आम सहमति क्रिएट नहीं हो पाई थी, देश भर में आंदोलन चला था। तो राइटर का ये कहना है, विवेक काटजू जी का, कि अब सरकार अगर कोई बड़ा निर्णय लेता है तो उसको एक सार्थक संवाद की आवश्यकता है। यानी आप उसके लिए एक अलग से मीटिंग बुलाइए, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी को बुलाइए और बातचीत कीजिए, उनका जो भी कंसर्न है उस कंसर्न को दूर करने का प्रयास कीजिए, अपना पक्ष रखिए, सेना का पक्ष रखिए। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आपातकाल 25 दिसंबर 1975 को लागू हुआ था, 25 जून 1975 को लागू हुआ था, आज ही के दिन लागू हुआ था। और उसी के बारे में यहाँ पे केसी त्यागी जी का ये आर्टिकल है, इसको पढ़ सकते हैं एक बार। इसको भी अगर आप लोग पढ़िएगा तो एक बार पढ़ सकते हैं, आपातकाल के बारे में दिया हुआ है। बाकी और डिटेल अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आई थिंक विकास द्विवेदी सर इस पर एक स्पेशल लेक्चर लिए हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। साल के अंत तक 6% से अधिक बनी रहेगी महंगाई की दर, शशिकांत। तो महंगाई की दर साल के अंत तक 6% से अधिक बनी रहेगी। यद्यपि आरबीआई लगातार कोशिश कर रही है कि महंगाई की दर 6% के अंदर लाया जाए। 2016 में उर्जित पटेल समिति बनी थी और उर्जित पटेल समिति ने कहा था कि महंगाई जो है, महंगाई मतलब मैं कस्टमर प्राइस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, तो उर्जित पटेल समिति ने कहा था कि महंगाई जो है 4+-2% होनी चाहिए। यानी ये मैक्सिमम 6% हो सकता है और मिनिमम 2% हो सकता है। आइडियल कंडीशन है कि 4% के आसपास महंगाई रहेगा तो देश के लिए अच्छा। अभी 6% से अधिक महंगाई है और इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार लगातार प्रयास करती है, आरबीआई लगातार प्रयास कर रही है। आरबीआई में देखा होगा आपने कि पहले जो रेपो रेट था वो 4% था, मई महीने में इसको 40 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करके 4.40% कर दिया गया है और जून महीने में इसे 4.90 कर दिया गया है। आरबीआई रेपो रेट बढ़ाती है तो उसका एक रीजन होता है कि महंगाई को कंट्रोल करना। अच्छा, इसी पॉइंट पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 2022 में कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या क्या करती है। तो ये एक बेसिक जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। किसानों और छोटे दुकानदारों को ओएनडीसी से जोड़ने की तैयारी। देखिए, एक बहुत ही शानदार स्टेप है यह। सरकार एक, जिस तरह से अमेजन है, जिस तरह से फ्लिपकार्ट है, उसी तरह से एक पोर्टल सरकार शुरू कर रही है, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, राइट। और ये सरकार जो है 14 जनवरी को स्टार्टअप इनोवेशन वीक के दौरान सरकार ने इसको स्टार्ट किया। पूरा नाम है ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, इसकी शुरुआत किया गया है। ये बेसिकली उद्योग संवर्धन और आंतरिक विभाग DPIIT के प्रयास के तहत इसे लाया गया। अब इसमें क्या होगा कि जितने भी छोटे छोटे किसान हैं, फेरी वाला हो गया, ठेला वाला हो गया, ये जो छोटा छोटा व्यापारी, छोटा छोटा किसान, इसको कंसल्ट किया जाएगा, इसको ONDC पे लाया जाएगा और इसको लाने के बाद इसका व्यापार कोशिश किया जाएगा कि ऑनलाइन हो सके और इसका व्यापार वैश्विक स्तर पे हो सके, इसका प्रयास किया जाएगा। तो छोटा छोटा दुकानदार, इस तरह से हमारे देश में लगभग 1.2 करोड़ किराना स्टोर है, 15,000 से अधिक ई-कॉमर्स है जो इससे जुड़ेंगे। सरकार के अनुसार 2026 तक ई-कॉमर्स इंडस्ट्रीज $200 अरब हो जाएगा। तो इसलिए सरकार ये प्रयास कर रही है कि छोटे किसान और छोटे व्यापारी इससे अधिक जुड़े। 1 अक्टूबर से लागू होगा टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप मान लेते हैं कि 500 रुपये का बिल का भुगतान करते हैं ऑनलाइन, तो आपको जितना आपके कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से जहाँ से भी करते हैं उसका पूरा डिटेल देना होता है। तो अब आपको पूरा डिटेल देना नहीं पड़ेगा, एक टोकन की आवश्यकता होगी, वो आपको देना पड़ेगा और आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ये इसलिए किया गया है कि पहले क्या होता था कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का जो डिटेल दिया जाता था उसका कहीं मिसयूज भी हुआ है। हमने देखा है कि किस तरह से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जो नंबर होते हैं उसका मिसयूज कई बार हुआ है। इसलिए इससे बचने के लिए सरकार ये काम कर रही है और टोकनाइजेशन व्यवस्था सरकार ला रही है, ताकि आपको कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डिटेल भरने की आवश्यकता नहीं हो। राष्ट्रमंडल नेताओं की बैठक में उठा जलवायु परिवर्तन का मुद्दा। राष्ट्रमंडल यानी चौगम,
रवांडा में आयोजित हुआ है 2022 में, रवांडा के किगाली में बेसिकली आयोजित हुआ है और वहाँ पे जलवायु परिवर्तन का मुद्दा उठा है। राष्ट्रमंडल 54 देशों का एक समूह है जिसकी मीटिंग वर्तमान में किगाली में हो रही है। ये वो 54 देश है जो ब्रिटेन का कहीं न कहीं उपनिवेश रह चुका है और वर्तमान में ये संगठन मिल करके आपसी विकास का काम करता है या विश्व के विकास का काम करता है। इसमें एक भारत भी इसका एक सदस्य है। काबुल के साथ मजबूती के साथ खड़ा है भारत, आगे भी मदद के लिए प्रतिबद्ध। देखिए जिस तरह से वहाँ पे भूकंप आया, फिर भारत ने 27 टन की राहत सामग्री काबुल में भेज दिया। तो अफगानिस्तान के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और अफगानिस्तान के साथ भारत मजबूती के साथ खड़ा है। वहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी घटना होती है तो भारत आगे बढ़ चढ़ के मदद करता है और पहले भी करता आया है। चलिए दोस्तों, इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।